आज ना एक बहुत ही स्पेसिफिक और फैसिनेटिंग सिचुएशन से शुरू करते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि दो मॉडर्न इंडियन परिवार हैं। ओके। एक परिवार रहता है दिल्ली में और दूसरा रहता है कोलकाता में। दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल सेम है, दोनों के बिजनेस का स्ट्रक्चर सेम है और इनकम भी एकदम बराबर है। राइट, मतलब फाइनेंशियली बोथ आर आइडेंटिकल। हाँ, आइडेंटिकल। अब दोनों ही परिवारों में एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन यहीं पर एक अजीब फाइनेंशियल ट्विस्ट आ जाता है। अच्छा, कैसा ट्विस्ट? दिल्ली वाला परिवार बच्चे के पैदा होते ही लीगली एक नया टैक्स एंटिटी क्रिएट कर लेता है और हर साल लाखों रुपए का इनकम टैक्स बचा लेता है। वाओ। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ कोलकाता वाला परिवार ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। उनकी टैक्स लायबिलिटी उतनी ही रहती है। वेट, सेम देश, सेम कॉन्स्टिट्यूशन, सेम टैक्स लॉज होने के बाद भी इतना बड़ा अंतर? एग्जैक्टली, जमीन आसमान का अंतर है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसका रीजन पार्लियामेंट में पास हुआ कोई नया कानून नहीं है, हाँ। बल्कि करीब 1000 साल पहले दो लीगल स्कॉलर्स के बीच हुआ एक फिलोसॉफिकल डिसएग्रीमेंट है। ओ वाओ, उस टैक्स डिस्क्रिपेंसी वाली बात ने इस पूरे हिस्टोरिकल सब्जेक्ट को एकदम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लाकर खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही है। हम हिंदू लॉ के 6000-8000 साल पुराने इतिहास को अनपैक करेंगे। राइट। हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन धर्म और स्मृति से निकलकर मिताक्षरा और दयाभागा स्कूल्स बने और आखिर कैसे एक ही धर्म के अंदर प्रॉपर्टी को लेकर दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं पैदा हो गईं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि हिंदू लॉ का फाउंडेशन कभी भी किसी राजा का ऑर्डर या मुनाकी का आदेश नहीं था। मतलब ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये फंडामेंटली धर्म पर बेस था, जिसे एक व्यक्ति की ड्यूटी या राइचस कंडक्ट माना जाता था। राइट। शुरुआती दौर में जब वेदास एग्जिस्ट करते थे, जिन्हें हम श्रुतिज कहते हैं, मतलब जो डिवाइन रेवलेशन था या जो सुना गया, हाँ, श्रुति। उसमें लॉज कोई रिजिड फॉर्मेट में कोडेड नहीं थे। वो ब्रॉडर स्पिरिचुअल ऑब्लिगेशंस थे। फिर वक्त के साथ इन कॉम्प्लेक्स आइडियाज को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रिजर्व करने के लिए स्मृतिज आईं। स्मृति मतलब जो याद रखा गया। एग्जैक्टली। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारदा स्मृति, ये सब सोसाइटी को गवर्न करने के कोड्स बन गए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये स्मृतिज तो बहुत विशाल थी ना? बहुत विशाल थी, और प्रॉब्लम ये थी कि इनमें आपस में कई कॉन्ट्रडिक्शंस भी थे। हाँ, सोसाइटी भी तो चेंज हो रही थी। राइट। नए प्रोफेशंस आ रहे थे, ट्रेड बढ़ रहा था, और अलग अलग रीजन्स के अपने लोकल कस्टम्स थे। तो एक ही रिजिड कोड पूरे भारत पर अप्लाई करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया। तो फिर स्कॉलर्स ने इस कंफ्यूजन को कैसे सॉल्व किया? उन्होंने उन स्मृतिज पर कमेंट्रीज लिखना शुरू किया, मतलब अपनी टीकाएं लिखीं। उन्होंने टेक्स्ट को अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट और लॉजिक के हिसाब से इंटरप्रेट किया। अच्छा, तो यहीं से हिंदू लॉ अलग-अलग स्कूल्स में बंटना शुरू हुआ? हाँ, एक स्कॉलर ने एक श्लोक का कुछ मतलब निकाला तो दूसरे ने उसे बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से देखा। और इसी इंटेलेक्चुअल डाइवर्जेंस का सबसे बड़ा रिजल्ट थे दो डोमिनेंट स्कूल्स, मिताक्षरा और दायाभागा। बिल्कुल। अगर हम मिताक्षरा की बात करें तो 11th या 12th सेंचुरी के आसपास विजनेश्वरा नाम के एक ब्रिलियंट स्कॉलर ने इसे लिखा था, जो एसेंशियली याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक कमेंट्री थी। हाँ, और इसकी रीच इतनी मैसिव थी कि बंगाल और असम को छोड़कर ये लगभग पूरे इंडिया में लागू हो गए। राइट। और उसके मुकाबले में जो दायाभागा स्कूल है, उसका ओरिजिन थोड़ा अलग था। इसे 12th सेंचुरी में जिमुता वाहाना ने लिखा था। और ये किसी एक टेक्स्ट पर कमेंट्री नहीं थी ना? नहीं, ये एक डाइजेस्ट था, मतलब कई अलग अलग एंशिएंट टेक्स्ट को स्टडी करके उनकी एक समरी तैयार करना। और ये स्पेसिफिकली बंगाल और असम में प्रोमिनेंट हुआ। लेकिन इन दोनों के बीच का जो कोर स्प्लिट है वो बहुत फैसिनेटिंग है। मतलब इसने प्रॉपर्टी ओनरशिप का पूरा फ्रेमवर्क ही बदल दिया। हाँ, और ये डिफरेंस बेसिकली दो संस्कृत कॉन्सेप्ट्स पर टिका है। मिताक्षरा फर्मली बिलीव करता है जन्मास्वत्वादा में। जन्मास्वत्वादा मतलब ओनरशिप बाय बर्थ। एग्जैक्टली। मतलब एक जॉइंट फैमिली में अगर बच्चे ने जन्म लिया तो पहली सांस के साथ ही वो उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लीगल को ओनर बन जाता है। इसे ऐसे समझे कि मिताक्षरा एक जॉइंट बैंक अकाउंट की तरह है, जहां बच्चा पैदा होते ही उसका नाम अकाउंट में ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। बहुत सही एनालॉजी है। और दयाभागा इस कंसेप्ट को पूरी तरह रिजेक्ट करता है। वो इंडिविजुअल अकाउंट है। हाँ, वो उपप्रमास्वत्वादा को फॉलो करता है, जिसका मतलब है ओनरशिप अपॉन डेथ। अच्छा, मतलब जब तक पिता जिंदा है बेटे का कोई हक नहीं है। बिल्कुल। जब तक करंट ओनर का निधन नहीं हो जाता, किसी एयर को प्रॉपर्टी में 0 राइट्स मिलते हैं। वाओ। तो चूंकि मिताक्षरा भारत के सबसे बड़े हिस्से को कवर करता है, पहले इसके रूल्स को थोड़ा गहराई से समझते हैं।
श्योर। इसमें कोपार्सनरी का कॉन्सेप्ट बहुत क्रूशियल है, जहां 4 जनरेशन्स पिता, पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र सबका जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पे अधिकार होता है। हाँ, और अगर इन मैकेनिक्स को समझना हो ना, तो मॉडर्न कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स का एग्जाम्पल बहुत काम आता है। वो कैसे? मिताक्षरा एक ऐसी कंपनी की तरह है जहां टोटल शेयर्स हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अच्छा, मतलब परिवार में कोई नया मेंबर आया तो कंपनी ऑटोमेटिकली नए शेयर्स इशू कर देती है, जिससे एग्जिस्टिंग मेंबर्स का शेयर थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। राइट। और अगर किसी मेंबर की डेथ होती है तो उसके शेयर्स बचे हुए मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिससे उनका हिस्सा बढ़ जाता है। इसे लीगल लैंग्वेज में रूल ऑफ सर्वाइवरशिप कहते हैं। मतलब प्रॉपर्टी में शेयर फिक्स नहीं होता और इसी इक्वल राइट की वजह से कोई भी को पार्टनर पिता के जीवित रहते हुए भी पार्टीशन या बंटवारे की मांग कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। और ये इनहेरिटेंस बेसिकली ब्लड रिलेशनशिप पर आधारित है, जिसे प्रोपिनक्विटी कहते हैं। खून का रिश्ता जितना करीब होगा, क्लेम उतना स्ट्रांग होगा। लेकिन पूरे देश में इस एक सिस्टम को यूनिफॉर्म रखना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था ना? हाँ, लोकल कस्टम्स का इन्फ्लुएंस बहुत हैवी था। इसीलिए मिताक्षरा के अंदर ही 5 मेजर सब स्कूल्स डेवलप हो गए। बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र या बॉम्बे, मद्रास और पंजाब। एग्जैक्टली। और ये सब स्कूल्स दिखाते हैं कि लॉ कितना फ्लेक्सिबल था। राइट, ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्टेड नहीं था। हाँ, जैसे नॉर्थ बिहार का मिथिला स्कूल अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रखता है, या बॉम्बे स्कूल को देखें तो वो महिलाओं के राइट्स के मामले में हमेशा से थोड़ा ज्यादा प्रोग्रेसिव रहा है। हाँ, वहाँ फीमेल रिलेटिव्स को लीगल एस के रूप में जल्दी रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। लेकिन हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। क्या? पंजाब स्कूल। मैंने पढ़ा था कि पंजाब स्कूल में कस्टम इतना हावी है कि वो शास्त्रिक लॉ को भी मॉडिफाई कर देता है। एकदम सही। पंजाब हिस्टोरिकली एक डीप अग्रेरियन सोसाइटी रही है। वहाँ गांव की जमीन और नेल लिनिएज बहुत टाइटली इंटरट्वाइन थे। मतलब जमीन परिवार से बाहर नहीं जानी चाहिए। राइट। तो अगर मिताक्षरा का स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन उनके एग्रीकल्चरल कस्टम के खिलाफ जाता था, तो कस्टम प्रिवेल करता था। मतलब कस्टम टेक्स्ट को ओवरराइट कर देता था। वाह, एक गांव का रूल हजारों साल पुराने टेक्स्ट को बदल रहा है। हाँ, लेकिन इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज के बाद जब हम बंगाल की तरफ मुड़ते हैं, तो दाया भागा लॉ एक एक्सट्रीम क्लैरिटी लेकर आता है। हाँ, अगर मिताक्षरा पूरे भारत में है तो बंगाल में ऐसा क्या अलग हुआ? इसका आंसर बंगाल की उस वक्त की सोशो इकोनॉमिक रियलिटी में छिपा है। बंगाल उस वक्त ट्रेड और कॉमर्स का मैसिव हब बन चुका था। अच्छा, इकोनॉमी बदल रही थी। बिल्कुल। जब सोसाइटी एग्रीकल्चरल से कमर्शियल इकोनॉमी की तरफ जाती है, तो वेल्थ क्रिएशन इंडिविजुअल मेहनत पर डिपेंड करने लगता है। हाँ, लोग बिजनेस कर रहे थे। तो ऐसे एनवायरनमेंट में मिताक्षरा का फ्लक्चुएटिंग जॉइंट फैमिली मॉडल बहुत बड़ी रुकावट था। सोचिए, अगर आपको कोई बिजनेस डील करनी है या जमीन बेचनी है और बेटा अपना बर्थ राइट यूज करके वो सेल रुकवा दे। एग्जैक्टली, ट्रेड पैरालाइज हो जाएगा। जिमुदवाहना ने इस प्रॉब्लम को समझा। उन्हें क्लियर ओनरशिप का मॉडल चाहिए था। इसीलिए उपारामासवात्ववाद आया, जहां पिता एब्सोल्यूट ओनर है। हाँ, पिता प्रॉपर्टी बेच सकता है, दान कर सकता है, बिना किसी बेटे की परमिशन के। लेकिन वेट, क्या दयाभागा सिस्टम पिता को बहुत ज्यादा पावर नहीं दे देता? पावर तो देता है। मिताक्षरा में बेटे पिता को प्रॉपर्टी उड़ाने से रोक सकते थे। दयाभागा में तो पिता टेक्निकली सब कुछ बेचकर बेटों को कंप्लीटली डिसइनहेरिट कर सकता है। ये कंसर्न बिल्कुल वैलिड है, और हिस्ट्री में इस पावर का मिसयूज भी हुआ है। और मैंने सुना है इसका इनहेरिटेंस का बेसिस भी खून का रिश्ता नहीं है। राइट। दया भागा रिलीजियस एफिकेसी या पिंड दान पर बेस्ड है। मतलब जो पूर्वजों को पिंड दान करेगा। हाँ, जो डिसीज्ड ओनर को फ्यूनरल केक या पिंड अर्पण करने का अधिकार रखता है, वही प्रॉपर्टी का हकदार होगा। ये स्पिरिचुअल कर्मा और प्रॉपर्टी राइट्स का फ्यूजन था। मजेदार है। तो इन दोनों स्कूल्स के पुराने नियमों ने महिलाओं के अधिकारों को कैसे प्रभावित किया? हिस्टोरिकली दोनों ही सिस्टम्स में महिलाओं को को-पार्सनरी का हिस्सा नहीं माना जाता था। मिताक्षरा में तो सिर्फ मेंटेनेंस का हक था ना? हाँ, क्योंकि वहाँ रूल ऑफ सर्वाइवरशिप था। अगर पति के बिना बेटे के डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी भाइयों के पास सर्वाइव कर जाती थी। विधवा पत्नी को सिर्फ गुजारा भत्ता मिलता था। और दया भागा में? आयरॉनिकली दया भागा में विधवाओं के लिए थोड़ा बेहतर था। वेट, रियली? एक स्ट्रिक्ट पेट्रियार्कल सिस्टम विधवाओं के लिए बेहतर था? हाँ, क्योंकि वहाँ सर्वाइवरशिप नहीं थी। तो अगर सनलेस हस्बैंड की डेथ हो तो प्रॉपर्टी भाइयों के पास नहीं उड़ती थी, वो सीधे विधवा पत्नी के पास आ जाती थी। ओह वाओ, तभी बंगाल में रानी रसमणी जैसी महिलाओं ने इतनी बड़ी स्टेट्स कंट्रोल की। बिल्कुल। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद मॉडर्न एरा में जेंडर इक्वालिटी लाना जरूरी था। हाँ,
और यहीं एंट्री होती है 2005 के अमेंडमेंट की। एग्जैक्टली। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 ने लॉ की रूट आइडियोलॉजी को हिला दिया। उसने मिताक्षरा में बेटियों को जन्म से को-पर्सनल बना दिया, बिल्कुल बेटों की तरह। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट था, लेकिन इसमें कंफ्यूजन भी तो हो गया था ना कि अगर पिता 2005 से पहले गुजर गए हों। हाँ, बहुत कंफ्यूजन था। कुछ कोर्ट्स ने कहा कि नया लॉ अप्लाई होने के लिए पिता का 9 सितंबर 2005 को जिंदा होना जरूरी है। हजारों केसेस अटक गए, जिसे फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने वनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस में रिजॉल्व किया। राइट। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ब्यूटीफुली क्लैरिफाई किया। उन्होंने विज्ञानेश्वरा के एंशिएंट लॉजिक को यूज किया कि मिताक्षरा को-पार्सनरी सक्सेशन नहीं बल्कि बर्थ पर बेस्ड है। अधिकार पिता की मृत्यु से नहीं बल्कि बच्चे की पहली सांस के साथ मिलता है। बिल्कुल। तो कोर्ट ने कहा कि बेटी को हक जन्म लेने से मिला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2005 में पिता जीवित थे या नहीं। मतलब 11वीं सदी के विज्ञानेश्वरा के लॉजिक से 21वीं सदी में महिलाओं के अधिकार पक्के हुए। माइंड ब्लोइंग। हाँ। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन टुडे? आज के मॉडर्न लीगल और टैक्स सिस्टम में इन 11वीं सदी के नियमों का क्या काम है? वापस उसी दिल्ली और कोलकाता वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। हाँ, वो HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट। इनकम टैक्स एक्ट आज भी HUF को एक सेपरेट इंडिविजुअल की तरह मानता है, जिसका अपना पैन कार्ड और एग्जेम्पशन लिमिट होता है। एग्जैक्टली। तो मिताक्षरा एरिया में जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, अब चाहे बेटा हो या बेटी, बर्थ राइट एक्टिवेट हो जाता है और ऑटोमेटिकली एक HUF बन जाता है। हाँ, और टैक्स प्लानिंग शुरू हो जाती है। लेकिन देभागा रीजन में जन्म से कोई हक नहीं मिलता, पिता सोल ओनर है। तो जब तक पिता जिंदा है HUF बन ही नहीं सकता। वाओ, मतलब पूरे देश में इनकम टैक्स का कानून सेम है, लेकिन टैक्स बचाने का तरीका इस बात पर डिपेंड करता है कि आप महाराष्ट्र में हैं या बंगाल में। हाँ, कि 100 साल पहले वहां कौन सा डाइजेस्ट फॉलो किया गया था। ये कंटिन्यूटी लॉ की एक बहुत गहरी खासियत है। तो अगर इस पूरी डीप डाइव को समराइज करें, धर्मा से शुरू हुआ सफर श्रुतिज, स्मृतिज और कमेंट्रीज से होता हुआ मिताक्षरा और देभागा में बटा, और आखिरकार 2005 के अमेंडमेंट के साथ जेंडर इक्वालिटी तक पहुंचा। हाँ, लेकिन अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय सवाल है। क्या? हमने देखा कि मिताक्षरा जॉइंट फैमिली और राइट बाय बर्थ पर टिका है। बिल्कुल। लेकिन आज के दौर में जहां न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, लोग शहरों में सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जिस पर वैसे भी मिताक्षरा अप्लाई नहीं होता। राइट। तो क्या आने वाले कुछ दशकों में को-पार्सनरी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का ये प्राचीन कॉन्सेप्ट पूरी तरह इररिलेवेंट हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है। क्या हमारी सोसाइटी खुद ब खुद डेया भागा जैसी इंडिविजुअलिस्टिक सोच की तरफ बढ़ रही है? श्रोताओं को इस विचार पर सोचने के लिए छोड़ते हुए हम आज का डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही फैसिनेटिंग डिस्कशन रहा। अगले डीप डाइव में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।